वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने बात की थी अल्कोहल की। तो अभी हम सीएनएस पे काम कर रहे हैं। तो सीएनएस पे आते हैं, नेक्स्ट तक आती हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स को हम 3 डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शंस, क्या होता है क्या नहीं होता, वो पढ़ेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके ड्रग के नाम, स्पेशली वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए। और थर्ड पार्ट में हम अल्ट्रा जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स आती हैं, जो आईवी रूट से दी आती हैं, उनकी बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के पार्ट फर्स्ट, जिसमें क्या है इसको समझते हैं जनरल एनेस्थेटिक है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स एक तरह के एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे लॉस ऑफ ऑल मोडलिटी सेंसेशन को लॉस कर देते हैं, स्पेशली पेन की सेंसेशन को लॉस कर देते हैं। और हमारे बॉडी के जितने भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, और कोई भी तरह का सेंसेशन, सभी तरह के सेंसेशन होते हैं लॉस हो जाते हैं, और अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट द लॉस ऑफ मोडलिटी ऑफ सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, पर्टिकुलरली पेन का सेंसेशन जल्दी लॉस हो जाता है। इसके अलावा हमारे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं बॉडी के, वो एकदम रुक जाते हैं, और जो मसल्स होती हैं हमारी स्केलेटल मसल्स वो रिलैक्स हो जाती हैं। और इसके अलावा रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमारा एकदम चला जाता है, यानी हमें अपना होश नहीं रहता है, बेहोशी जैसी कंडीशन बन जाती है विद हेल्प ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो इनका मेन जो जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स हैं, इनका यूज़ मेनली हमारी आजकल मेडिकल साइंस में देखें तो मेडिकल साइंस में स्पेशली सर्जरी के टाइम में इनका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप की सर्जरी में। क्योंकि सर्जरी अगर हम बिना अनकॉन्शियस कंडीशन, अगर कॉन्शियस कंडीशन में किसी की सर्जरी कर सकते हैं, करेंगे तो उस टाइम उसको पेन भी होगा, और साथ में मसल्स भी रिलैक्स नहीं हो पाती, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होती है, तो उसकी हम सर्जरी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जनरल एनेस्थेटिक के थ्रू हमारी मसल्स भी जो होती है रिलैक्स हो जाती है, तो सर्जरी बड़ी आसान हो जाती है, और साथ में कॉन्शियसलेस होने की वजह से उसे पेन नहीं होगा, और आसानी से सर्जन सर्जरी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए। फर्स्ट है इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स, और सेकंड है इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक। इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स का मतलब है जो इनहेल करके, जो हम सांस लेके या सूंघ कर किसी को सुंघा देते हैं, और वो सूंघने के बाद में जो बेहोशी या अनकॉन्शियस कंडीशन पहुंच जाता है, तो वो जितने भी जनरल एनेस्थेटिक्स होंगे वो इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। और इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स में वो सभी एजेंट आते हैं जिन्हें हम आईवी रूट से उसकी बॉडी में देते हैं, इंट्रावीनस से मोस्टली दिए जाते हैं, या इंट्रावीनस के अलावा कहीं वो कुछ एजेंट्स होते हैं वो स्पाइनल में लगाए जाते हैं। तो वो सब एजेंट्स होते हैं किस में आते हैं, इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंट्रावीनस के पहले बात करते हैं इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स में कौन से आते हैं। जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, इसमें डाइथाइल ईथर है, इथाइल क्लोराइड है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन है, हेलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लोरेन, टेस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन है। इसके अलावा कुछ गैस होती हैं जो आजकल डेंटल सर्जरी में यूज़ की जाती हैं, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की, तो उसमें 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स होते हैं, कोई डेरिवेटिव कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन को एकदम एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेडेशन इंड्यूस कर देते हैं और अनकॉन्शियस कंडीशन बन जाती है। बार्बिट्रेट डेरिवेटिव में कौन कौन से कंपाउंड है, 2 कंपाउंड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक थायोपेंटेन सोडियम है, और दूसरा आपका मेथॉक्सीटेल है, मेथॉक्सीटेल एंड थायोपेंटेन सोडियम। इसके अलावा प्रोफेल एक कंपाउंड होता है, वो भी यूज़ किया जाता है ऐसे इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए। इसके अलावा कुछ बेंजोडाइपिन के कंपाउंड आते हैं, जिसमें मेटाजोलम है, डाइजीपाम है। इसकी हायर डोज भी एक तरह से जनरल एनेस्थेटिक्स का काम करती है, और लो डोज हमारी एंजाइटी के सेडेशन में काम आती है, बट हायर डोज इंड्यूस ए जनरल एनेस्थेटिक कंडीशंस या एनेस्थीसिया कंडीशंस। इसके अलावा ओपिएट एनाल्जेसिस कुछ हैं, जो ओपिएट एनाल्जेसिस में मॉर्फिन है, फेंटाइनल है, और सनफेनटाइनल है। तो ये सभी कंपाउंड जो ओपियाइड्स मॉर्फिन के डेरिवेटिव हैं, ओपियाइड्स रिसेप्टर पर एक्ट होते हैं, और ज़्यादा डोज में देने पर ये एक अनकॉन्शियस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मेसिनीज कंपाउंड में आपका इथोमाइड है और डेक्सामेथासोन। ठीक,
अब बात करते हैं हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ज़्यादातर हमारे जितने भी जनरल एनेस्थेटिक की जो ड्रग हैं, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। जो आजकल करंटली जो एविडेंस देखे गए हैं मॉलिक्यूलर टारगेट की बात करें एनेस्थेटिक एजेंट्स की, वो में ये देखा गया है कि वो आपके जो प्राइमरीली क्या करते हैं, जो प्रोटीन चैनल्स हैं हमारे न्यूरॉन्स पे, न्यूरॉन्स के जो हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं, उन न्यूरॉन्स पे जो प्रोटीन चैनल हैं उस पे जाके ये एक्ट होते हैं और उनकी किसी तरह से उनकी न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिशंस हो रही हैं, इम्पल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ही पेन सेंसेशन वहाँ तक पहुँच पाता है और ना ही ब्रेन तक कोई सेंसेशन पहुँच पाता है, ना ही ब्रेन से किसी ऑर्गन तक कोई भी इम्पल्स पहुँच पाती है। यानी आना और जाना, यानी किसी ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन ना ब्रेन तक पहुंच पाती है और ना ही ब्रेन से कोई रिफ्लेक्स उस ऑर्गन तक पहुंच पाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है इसको ब्रेक कर दिया, रोक दिया। ये रोकने वाले जो काम रोकना होता है वो कौन कर रहा है, ये जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जो करंट एविडेंस सजेस्ट दैट molecular target for anesthetic agents are primarily protein of the neural ligand gated ion channels। यानी ज़्यादातर कहाँ एक्ट होते हैं, न्यूरॉन लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स पे। ये न्यूरल लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स वो चैनल्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो पाता है, जैसे सोडियम गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स। ये सभी चैनल्स की वजह से क्या हो रहा है कि इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द मेजर चैनल्स एसोसिएटेड विद द निकोटिन रिसेप्टर्स, 5-HT3 रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर्स, NMDA रिसेप्टर्स आर द बाइंडिंग साइट फॉर द एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो मेजर जो साइट देखी गई है जहाँ पर जितने भी जनरल एनेस्थेटिक बाइंड होते हैं, तो उसमें जो कुछ होते हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स से बाइंड होकर काम करते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ ड्रग है वो 5-HT3 रिसेप्टर पे एक्ट होकर अपना काम कर रही है, एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। कुछ ड्रग होती हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना काम प्रोड्यूस करते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कुछ ड्रग वो NMDA रिसेप्टर से जाके बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, गाबा मतलब होता है गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड्स रिसेप्टर्स और NMDA मतलब है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं वो हर एजेंट के लिए अलग अलग हैं। हर एजेंट अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स से जाके बाइंड होगा और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। जैसे हम बात करें निकोटिन रिसेप्टर्स और NMDA रिसेप्टर्स फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्पेशली ये निकोटिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है और उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे हमारे स्कर्ट मसल्स के। और NMDA रिसेप्टर जो होता है वो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट होता है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ग्लूटामेट से बाइंड नहीं होता है। जब ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो स्टिमुलेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, सप्रेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है। इसी तरीके से गाबा ए रिसेप्टर वो जो है वो मोस्टली जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और गाबा की हाइपर एक्टिविटी बढ़ाने की वजह से क्या होता है, हाई डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है और इससे भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन रुक जाता है। और कीटामाइन है वो स्पेशली NMDA रिसेप्टर जाकर बाइंड होगा, वो भी इम्पल्स के फॉर्मेशन और कंडक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, इन जनरल दीज एजेंट इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्री सिनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर ये सब एजेंट क्या कर रहे हैं, जो प्री सिनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन सभी एक्साइटेशंस को इंड्यूस करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को ये ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी सेंसेशन, कोई भी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जनरल मैकेनिज्म एक्शन। अब बात करते हैं हम इनहलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स की। तो इनहलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स होती हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, कितना कम करेगा, कितना ज़्यादा करेगा। तो दो फैक्टर्स विच कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ इनहलेशन एनेस्थेटिक्स एजेंट्स फ्रॉम द एल्वुलाई टू द ब्लड एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्रेन। यानी कि जो इनहलेशन एनेस्थेटिक्स है, पहले तो वो आपका एल्वुलाई में पहुंचता है, एल्वुलाई में लंग्स के थ्रू एल्वुलाई में पहुंचेगा, एल्वुलाई से ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड से ब्रेन में पहुंचेगा। तो ये कैसे हुआ, जितने लिए एल्वुलाई पहुंचेगा और एल्वुलाई से जितने लिए ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड से जितने लिए ब्रेन में पहुंचेगा उतने लिए वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इन सभी को पहुंचने के लिए पहले एल्वुलाई में पहुंचे, लंग्स के एल्वुलाई में, एल्वुलाई से ब्लड में, ब्लड से ब्रेन में। तो इन सभी को प्रॉपर पाथवे में रनिंग होने के लिए 3 फैक्टर का
अफेक्टेड करती है। इन फैक्टर्स जो उसके पाथवे को अफेक्टेड करते हैं, पहला सॉल्बिलिटी इन ब्लड, और ब्लड में सॉल्बिलिटी अच्छी होगी तो अच्छे से सॉल्युबल होकर वो ब्रेन तक पहुंच सकता है। डेंसिटी, अगर डेंसिटी इसकी लाइटर गैस होगी तो फास्ट डिफ्यूज़ होगा, और डिफ्यूज़ होने के बाद में पूरी ब्लड में आसानी से जा सकता है, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो फास्टली डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक मिक्सचर भी डिपेंड करता है। तो सॉल्बिलिटी ब्लड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, पार्शियल प्रेशर के, यानी कि पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना वो ब्लड में सॉल्युबल कम होगा। तो इसलिए जितनी भी एनेस्थेटिक होती है जिसकी पार्शियल प्रेशर कम होगा वो ईजिली ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी और ईजिली ब्रेन तक पहुंच सकती है। और लास्ट में आपका रेट ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि अगर ब्लड का फ्लो लंग्स में अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में एनेस्थेटिक्स ब्रेन तक पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, और जल्दी ही एनेस्थीसिया या अनकॉन्शियस कंडीशन को पहुंचा देता है। तो ये 4 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इनहेलेशन एनेस्थेटिक के लिए, कि उसकी सॉल्बिलिटी ब्लड में अच्छी हो, उसकी डेंसिटी कम हो, पार्शियल प्रेशर कम हो, और साथ में लंग्स के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने एक टर्म दी है MAC, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। जब तक इतनी कंसंट्रेशन एल्वुलाई में नहीं होगी तब तक एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो यानी कि मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक एजेंट की होनी चाहिए एट ए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो अनकॉन्शियस के लिए, अनकॉन्शियस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, या एनेस्थीसिया कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हर जो और रिक्वायर्ड होगा, और इसमें आसानी से हम कोई भी सर्जरी आसानी से कर सकते हैं। डेट प्रोड्यूस एवलेशन ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द सर्जरी इंडिकेशंस। ठीक है। तो यूजली देखा गया है कि 0.5 से लेकर 2 MAC ये कंसंट्रेशन, यानी कि मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 to 2 MAC यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है एडिक्वेट एनेस्थीसिया करने के लिए। तो जैसे MAC रिक्वायर्ड फॉर एलोपैथी और इन्फ्लुएंजा के लिए 0.5 to 5 है, और 0.5 किसके लिए, हेलोथिन के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए 1.68 है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए कितने 105 है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपका पुअर एनेस्थेटिक कहलाता है जब उसे अकेला यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल जितनी भी सर्जरी होती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अकेला यूज़ नहीं किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में मिक्सचर ऑफ गैसेस का यूज़ करते हैं जिससे उसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, अच्छी हो जाए। तो आज जितने भी एनेस्थेटिक यूज़ होते हैं स्पेशली आपके इनहेलेशन के, वो सभी मिक्सचर में यूज़ होते हैं, इंडिविजुअली यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। जैसे जैसे हम एनेस्थीसिया देते रहते हैं वैसे वैसे हमारे ब्रेन की स्टेज चेंज होती है। तो बेसिकली ये 4 स्टेज से होते गुजरता है जनरल एनेस्थीसिया का, और जैसे 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, और जो थर्ड स्टेज है उसको हमने 4 फेज में डिवाइड किया है। तो हम पहले बात करेंगे चारों स्टेज की। तो ये स्टेज जो हैं डिवाइड किए गए, पहला है स्टेज ऑफ एल्जीसिया, सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीरियम, थर्ड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, एंड फोर्थ है स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहला है स्टेज ऑफ एल्जीसिया। एल्जीसिया इज प्रोड्यूस इन दिस स्टेज बिफोर द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, and major surgery procedures such as incisions of an avascus, dental extractions can be carried out successfully during this stage। यानी जो फर्स्ट स्टेज है इसमें इतनी कंसंट्रेशन हम दे देते हैं पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक का, इनहेलेशन एनेस्थेटिक के इतनी कंसंट्रेशन देते हैं कि उसको पेन नहीं होता है। एल्जीसिया मतलब लॉस ऑफ पेन नहीं होगा, बट कॉन्शियसनेस उसको रहती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से पहले की बात है, मतलब बेहोशी की हालत नहीं हो रही है बट पेन नहीं हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी वो कौन सी, वो स्टेज ऑफ एल्जीसिया कहलाती है, जिसमें छोटी छोटी सर्जरी आसानी से कर ली जाती है। कोई ओवेस्कस है, कोई तो उसको निकालना है, कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन, कोई डेंटल यानी दांत कोई निकालना है, तो इस तरह की कंडीशन छोटी छोटी सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, विद द हेल्प ऑफ स्टेज एल्जीसिया का इस स्टेज फर्स्ट में हम कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं अगर जनरल एनेस्थेटिक गैस का या एनेस्थेटिक वोलेटाइल लिक्विड का, तो क्या होता है स्टेज सेकंड आती है जिसे स्टेज ऑफ डिलीरियम बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ सर्जरी एनेस्थीसिया। ये जो स्टेज होती है वो आपकी कॉन्शियसनेस से शुरुआत होकर और सर्जिकल एनेस्थीसिया के स्टेज के बीच की होती है। यानी कि स्टेज ऑफ एल्जीसिया में पेन से शुरू होकर यहाँ पेन ख़त्म होगा, पेन आपको महसूस नहीं होगा,
तो वो कौन सी होगी स्टेज ऑफ एलजीसी होगी। जहाँ पर अनकॉन्शियस आ गई मतलब बेहोशी की हालत हो गई तो वो कौन सी स्टेज ऑफ डिलीरियम में जाएगी। और स्टेज ऑफ बेहोशी की हालत जो आती है और वहाँ से लेकर सर्जिकल एनेस्थीसिया की कंडीशन जो होगी वो आपकी स्टेज ऑफ डिलीरियम होगी। इस स्टेज में थोड़ा सा क्या होता है कि इस स्टेज में जो पहुँचते क्या एक्साइटमेंट होता है। जिस पेशेंट को हम थोड़ा सा और ज़्यादा डोज दी जाए तो सेकंड फेज तक पहुँचेगी, एक्साइटमेंट होगा पेशेंट के अंदर, पेशेंट चिल्लाएगा, शाउटिंग होती है, इनकी मस्कुलर एक्टिविटी, हाथ पर ज़्यादा फेंकेगा अपने इधर उधर, ब्रीथिंग होल्डिंग यानी कि उसकी सांस बहुत तेज चलने लगेगी, कभी होल्ड में लगेगी, टैचिपोनिया, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है और हाइपर वेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये सभी फैक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस स्टेज में क्या होता है हमारा जो सीनस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सप्रेस हो रहा होता है, वो डिप्रेस हो रहा होता है। और डिप्रेस होने की वजह से क्या है उसमें से ज़्यादा अमाउंट में एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ने लगते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को प्रेशराइज दबा रहे हैं और दबाने के लिए क्या है अब वो दबना नहीं चाह रहा तो पीछे से भी बैक फोर्स आएगा। तो बैक फोर्स आने की वजह से क्या हुआ, बैक फोर्स आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए कि टंकी है, टंकी से पानी निकल रहा है तो पानी को हम बंद करने के लिए प्रेशर जगाएंगे तो पानी का प्रेशर हमारे ऊपर भी ज़्यादा आएगा, तो पानी की जो रेट है फ्लो रेट वो बढ़ जाती है। ऐसे ही मान लीजिए जो इम्पल्स को हम क्या अगर सप्रेस कर रहे हैं तो इम्पल्स जब सप्रेस करेंगे तो इम्पल्स का फ्लो रेट क्या होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा रिलीज बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये सभी आपको देने मिलता है, एक्साइटेशन हायर एक्साइटेशन देखने को मिलता है। दे कैन बी मिनिमाइज बाई प्रॉपर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस एंड रैपिडली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। और ये स्टेज ऑफ डिलीरियम में जो भी आपकी कंडीशन बन रही है, हायर एक्साइटमेंट की जो कंडीशन बन रही है, इसको हम आसानी से सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती हैं। एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने से पहले हम कुछ दवा देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिसे हम प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन करते हैं ताकि स्टेज ऑफ डिलीरियम की कंडीशन कम से कम रिड्यूस हो। और साथ में हम कंसंट्रेशन को जल्दी राइज करते हैं कि स्टेज थर्ड में आसानी से पेशेंट पहुंच जाए, स्टेज सेकंड में कम से कम ड्यूरेशन में वो रहे। तो दो तरीके से हम स्टेज सेकंड के साइड इफेक्ट को या इस कंडीशन से सेकंड की कंडीशन को बहुत छोटे ड्यूरेशन में लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इस इतनी कंसल्टेशन हम देकर एनेस्थीसिया दे दें तो पहले थोड़ी दी तो स्टेज फर्स्ट, थोड़ा और कंसल्टेशन बढ़ाया स्टेज सेकंड, फिर थोड़ा और कंसल्टेशन बढ़ाया तो स्टेज थर्ड। तो स्टेज थर्ड होती है दिस स्टेज ऑफ करेक्टराइज बाय रेगुलर रेस्पिरेशन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो इस स्टेज में क्या होता है कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो रेगुलर चलती है पेशेंट की, और लेकिन उसकी लॉस ऑफ रिलैक्स जितने भी आपके बॉडी की सेंसेशन होते हैं वो आपके लॉस हो जाते हैं, मतलब बेहोशी की हालत हो जाएगी लेकिन रेस्पिरेशन मेंटेन है, प्रॉपर चल रहा है। और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल से पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है तो इसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी पूरी तरह से लॉस हो जाएगी, जिस वजह से इस स्टेज को सर्जरी स्टेज कहा जाता है, जिसमें आसानी से हम सर्जरी प्रोसीजर कर सकते हैं। जितनी मेजर सर्जरी होती हैं वो इसी स्टेज थर्ड में ही पेशेंट को रखकर सर्जरी की जाती है। ठीक है, अब और ज़्यादा डिप्रेशन दें और ज़्यादा हम डोज बढ़ाएं तो हम फोर्थ स्टेज पहुंच जाते हैं, जो रिस्क की कंडीशन है, रिस्क वाली कंडीशन कह सकते हैं या हाईली रिस्क कंडीशन होती है। कौन सी? स्टेज फोर्थ, जिसे हम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस स्टेज ऑफ फोर्थ भी कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया आपने बढ़ा दिया और वो एनेस्थीसिया क्या करेगा, हमारे जो बैटल सेंटर बॉडी की हैं उनको भी सप्रेस करने लगेगा। बैटल सेंटर मतलब जो बैटल सेंटर वो सेंटर जो हमारे हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, बैटल सेंटर वो सेंटर जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपका वाइटल सेंटर एक होता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो ये सभी हमारे मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा में होते हैं जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो सप्रेस हो गए तो किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो स्टेज फोर्थ में वही है, स्टेज फोर्थ को हम फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि आपके वाइटल सेंटर सप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाते हैं। देन दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रेशन ऑफ वाइटल मेडुलरी सेंटर एंड लीड टू द वेसोमोटर कोलैप्स एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रेस्पिरेशन एकदम रुक जाएगा और रेस्पिरेशन रुक गया तो डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ में सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज मस्ट नीडेड। इसलिए इस कंडीशन जब स्टेज फोर्थ पहुंच जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट की दोनों कंडीशंस को हम
मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे कि उसका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए और साथ में रेस्पिरेशन भी ले पाए। अगर स्टेज 4 में किसी वजह से पहुँच रहा है, अगर हम नहीं सपोर्ट देंगे इन चीज़ों का तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो स्टेज 4 में मेनली आपके बैटल सेंटर सप्रेस होने का खतरा रहता है, और बैटल सेंटर सप्रेस हो गए तो ना ही सांस चल पाएगी, ब्रीथिंग रेट सप्रेस स्टॉप हो जाएगी, ना ही हार्ट काम कर पाएगा, और दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगी, डेथ हो जाएगी। और ये कंडीशन 4 में कंसल्टेशन पहुंच रही है तो तुरंत ही उसे हम सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, यानी कि वेंटिलेशन में वो वेंटिलेटर पे पेशेंट को तुरंत ले जाना पड़ेगा ताकि ये सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये तो वही जनरल बात जिसकी जनरल एनेस्थेटिक्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे सीधे ड्रग की, जिसमें हम पहले वोलेटाइल एनेस्थेटिक डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में इंट्रावेनस एनेस्थेटिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्प हो सकता है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेड रंग का जो बेल आइकन जो बटन है वो दबा दीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशंस नई वीडियो भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।